चलो आओ तो फटाफट से अब हाथ फोल्ड एकदम सीधे बैठो और पहले आईसीए के चैप्टर पर एकदम से जाने से पहले तुमको आईसीए का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बाहर के बाहर मैं बताने जा रही हूँ। बाहर हम लोग जितनी बातें पढ़ रहे हैं एक्चुअली आप अपने मॉड्यूल का या आईसीए के चैप्टर का 2 या 3 पेजेस हम बाहर के बाहर इंट्रोडक्शन में ही कवर कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्टरी हिस्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी नाम सुना है कॉन्ट्रैक्ट? पार्टनरशिप में वर्ड आया था कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दो या, अब थोड़ा सा अपने भावनाओं को दबा के रख ले, कंट्रोल कर ले, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच, 2 या 2 से ज्यादा, जल्दी जल्दी सेक्टर हो फटाफट से, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच अगर किसी बात को लेकर के कोई सहमति होती है, 2 लोग मिलकर के किसी एक चीज पर अगर एग्री कर जाते हैं कि हम दोनों ये काम करने को तैयार हैं, तो हम मानते हैं इन 2 लोगों के बीच में बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट, बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को इतना इजी नहीं है कि हमने बस बोल दिया 2 लोग मान गए और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसको सिंपली कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा नहीं। इसके लिए तो आ जाओ, इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज्यादा पुराना नहीं है, ये 1872 में बना था। कौन से साल में? 1872। तो ज्यादा नहीं है, केवल 153 इयर्स पुराना है। मैं क्या करूं इसका, पट्टी पट्टी है पीछे पीछे देख बेटा, मैं ना तेरे तब तक मैं टॉलरेट कर पाऊंगी जब तक बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे। देखो समझ में आता है तो क्या कर रहा है, इसको मूर्खता बोलते हैं। बाहर निकल जाए क्लास के। तेरे को ज्यादा पता है, तेरे को ज्यादा आता है, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है? तो खुद ही पढ़ लो। बाकी लोग बेचारे, इनको नहीं समझ पड़ती है, ये पढ़ने आए हैं। अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसके लिए इंडिया में एक लॉ बनाया गया है। सोचो इतनी मामूली सी चीज है कि 2 लोग मिलकर के एक काम करना चाहते हैं, बट उस काम को भी करना पड़ेगा लॉ के तहत। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज्यादा पुराना थोड़ी ना है, केवल बना था इन द ईयर 1872। ये आज से केवल 153 इयर्स पुराना है बस। ये इतना पुराना एक्ट, लेकिन तब से लेकर अब तक वो वैसा का वैसा चल रहा है। कैसा का कैसा? वैसा का वैसा मतलब ये एक्ट अभी तक खत्म हुआ, अमेंड हुआ है, समय समय पर अमेंडमेंट्स हुए हैं, पर ये एक्ट आज तक खत्म नहीं हुआ। आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आईसीए 1872। कंपनीज एक्ट पढ़ चुके तुम लोग? कंपनीज एक्ट बदला था 1956 वाला, खत्म ही कर दिया और उसकी जगह लेकर आ गए 2013 वाला। बट सोचो आईसीए तो इतना पुराना है, बट आज तक इसको रिपील, हाँ तो इसको चेंज किया तो ईयर नहीं चेंज, ईयर थोड़ी ना। जब एक्ट बनता, अमेंडमेंट का मतलब होता है इस एक्ट के अंदर लिखी हुई चीजों को बदलना, उसका मतलब ईयर बदलना नहीं होता है। अगर साल ही बदल गया तो एक्ट अमेंड नहीं होता है, रिपील होता है। बहुत सारी चीजें हैं लॉ में। रिपील होता है जब पूरा एक्ट खारिज करके नया लेकर आ जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो होगा क्या, और अब अगर बीच में कोई सवाल आए भी तो भावनाओं को कंट्रोल में रखना और ध्यान से सुनते जाओ। हम लोग है एक कमर्शियल वर्ल्ड में। कमर्शियल वर्ल्ड में लोग आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो सच में और सीरियसली पूरा होना चाहिए। आपने किसी व्यक्ति को कहा था कि आप उसको गुड्स बेचोगे और आप चाहते हो कि वो सच में इन गुड्स को खरीदे, तो फिर अगर आप सीरियसली ट्रांजैक्शन को पूरा करना चाहते हो तो आपको बनाना पड़ेगा उस व्यक्ति के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। ही क्यों बनाना है? तो पहली चीज तो अगर आपने उस व्यक्ति के साथ इस कमर्शियल ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया
तो ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्न हो जाएगा बाय लॉ जिसका नाम है आईसीए। बोला तो ईयर ऑप्शनल नहीं होता। हाँ, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे ही आपने उस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो व्यक्ति और आप दोनों आ जाते हो एक लॉ के दायरे में। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें दोनों ही पार्टीज को, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज को देता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब अब इन दोनों पार्टीज ने जो जो बोला है इनको करना तो एक का राइट बन जाता है दूसरे का ऑब्लिगेशन। जैसे कि अगर आपने कहा था कि आप किसी व्यक्ति को गुड्स बेचोगे और उसने कहा था कि वो आपको इन गुड्स के बदले में पैसे देगा, अगर आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अब दोनों को अपनी अपनी कही हुई बातों को पूरा करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुड्स देने पड़ेंगे और सामने वाले को हर हाल में पैसे। तो आपका ऑब्लिगेशन है उसको गुड्स देना और उसका राइट है आपसे ये गुड्स लेना। तो उसका भी ऑब्लिगेशन है, वो पैसे देगा तो आपका भी राइट है, आपको ये पैसे मिलने चाहिए। पैसे हो गया। तो तेरी मर्जी है, बाहर बैठ के खा ले। क्या बकवास कर रहा है? चलो आगे समझ में। अगर यहाँ पर आईसीए में कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो दो पार्टीज होंगी, दोनों मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ आईसीए दोनों को दे रहा है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अगर लॉ कहता है काम करना पड़ेगा तो करना तो पड़ेगा। और हम भी यही चाहते थे कि हमारा कमर्शियल ट्रांजैक्शन पूरा होना चाहिए, तो बजाय बोल के काम करने के आपको एंटर करना चाहिए इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इनटू अ हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो आईसीए में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को डिफाइन किया गया है। क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आईसीए में कोई इंपॉर्टेंस रखता होगा? बिल्कुल रखता होगा। पूरा का पूरा एक्ट घूम रहा है काहे के आसपास, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की डेफिनेशन इतनी बड़ी है, ये 4 शब्दों में खत्म होती है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की डेफिनेशन है एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये खत्म डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की डेफिनेशन है इट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। हो गया। 4 बार बोलो, डिफिकल्ट है, 4 शब्द है, एक बार में एक वर्ड याद होगा। बोलो। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब हमको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की इस पूरी डेफिनेशन को डिटेल में समझना है। इतना समझ में आ गया? पहले बताओ, ठीक है। आईसीए का यूनिट है ना, पहले मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ, शायद वो परसों के दिन भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस कम, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और केस स्टडी तो सॉल्व भी तब कर पाओगे जब प्रोविजन सारे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीए के। बाकी की यूनिट्स तो बहुत आसानी से समझ में आती है। इंपॉर्टेंट है ये बेसिक वाला चैप्टर समझना। बेसिक्स अगर क्लियर है तो फिर आपको आगे जाकर बहुत स्मूथली चैप्टर निकल जाता है। आया समझ में? आपका एक्ट का नाम बताओ। तब का बना हुआ अभी तक थोड़ी ना चल रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके किए हुए सौदे को लोग सीरियसली ले तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से कोई फायदा होगा? किसी लॉ की शरण मिलेगी? किसकी? अगर ये लॉ है तो फिर इसमें जो लिखा है मानना, तो उसमें तो लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो पूरा करो। तो फिर एक का राइट, तो जो इसने कहा था कि मैं करूंगा तो करना, तो और जो उसने कहा था उसको भी करना पड़ेगा। दोनों हो चुके हैं बाउंड। एग्रीमेंट वर्ड की सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की डेफिनेशन बताओ। बस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 4 शब्दों में खत्म, ठीक है। अब समझो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनाना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना होता है। वो स्टेप क्या है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता रखे हैं, सिर्फ पढ़ लो। एक स्टेप डिटेल में जाना है। पहला स्टेप होता है
हैंडराइटिंग इतनी भी गंदी नहीं है, समझ में तो आ रहा है। पहला स्टेप होता है, दूसरा होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये स्टेप्स एक के बाद एक ही आएंगे, आप इनको जंबल नहीं कर सकते। सबसे पहले होगा, उसके बाद होगा, उसके बाद होगा, उसके बाद और उसके बाद, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए हमें उसके ऊपर के 4 स्टेप को पूरा करना तो पड़ेगा। हो गया। अब आओ स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। पहली चीज, अगर किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए हमको चाहिए होती है कम से कम 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टी, ठीक है। 2 पार्टीज चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। खुद ही आप अपने आप के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे नहीं, तो एक पार्टी अगर आप हो तो सामने की तरफ कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति होना तो चाहिए, होना तो हो गया। 2 लोग बैठ करके एक सौदा करना चाहते हैं, तो इन दोनों में से कोई तो ट्रांजैक्शन के लिए शुरुआत करेगा। जो व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करता है वो कहलाता है ऑफरर, वो कहलाता है, जो शुरुआत करेगा वो कहलाएगा ऑफरर। दूसरे पार्टी को हम यहाँ पर बुलाते हैं, ऑब्वियसली अगर ये ऑफरर है तो वो ऑफरी होगा। ऑफरर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस ट्रांजैक्शन की शुरुआत करते समय दूसरे व्यक्ति को दिया है एक ऑफर, दिया है एक ऑफर इस बात का कि मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, क्या आप भी मेरे साथ इस ट्रांजैक्शन में एंटर करना पसंद करोगे। किसने ऑफर दिया है, जल्दी रैपिड होगा, किसने, ऑफरर ने। किसको ऑफर दिया है, शुरुआत किसने करी है। कितनी पार्टीज होंगी, कम से कम 2 से ज्यादा हुई तो एक कहलाएगा, अरे क्या नहीं, एक कहलाएगा ऑफरर, दूसरा कहलाएगा, शुरुआत कौन करता है, क्या देता है, किसको, ऑफरी के पास। जैसे ही ऑफर पहुंचा, उस ऑफरी के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ऑफरी इस ऑफर को कर देगा मुंह पे, रिजेक्ट बोले तो खत्म ही मना कर दिया, तो ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, खत्म, बात आगे बढ़ेगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर ऑफरी को लगा कि ये ऑफर अच्छा है, मुझे भी इस ट्रांजैक्शन में एंटर करना है, तो ऑफरी अब दे देता है इसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बोले तो हाँ कर दिया, किसने हाँ किया, पहले किसने बोला होगा, किसको, क्या बोला था, ऑफर। एक शब्द में बोलो, उसने क्या दिया था, ऑफर दिया था। किसको दिया था, अब किसके पास ऑप्शन है, या तो ऑफरी बोलेगा हाँ, या तो बोलेगा ना, ना तो अरे ना तो ना क्या होता, ना का मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, और अगर उसने कह दिया हाँ तो इसे कहा जाता है एक्सेप्टेंस। कभी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो एक्सेप्टेंस आना जरूरी है। अगर ऑफरी अपनी इच्छा से हाँ नहीं कर रहा है तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट भी मान पाएंगे नहीं, मान पाएंगे खत्म। पहली स्टेप समझ में आ गई है पक्का। मुझे ये जो टेबल बना हुआ था ना स्टेप्स वाला, इसमें पहला पॉइंट ऑफर लिखा हुआ है। पहले ऑफर आएगा, अपन एक्सेप्टेंस भी तो पहले लिख सकते थे नहीं, तो स्टेप ऐसी रहेंगी, पहले आएगा ऑफर, उसका होगा एक्सेप्टेंस। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी है। अगले स्टेप पर जाओ। जैसे ही किसी ऑफरी ने ऑफर का एक्सेप्टेंस दिया, ऑफरी ने ऑफर का, अब ये बन जाता है दोनों पार्टीज के बीच में एक प्रॉमिस, बन जाता है दोनों के बीच में प्रॉमिस को हिंदी में तो जो वादा किया है, तुमने गाने भी नहीं सुन रखे, करना क्या पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अगर कोई ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दिया है ऑफर को, तो इस ऑफर के एक्सेप्टेंस आते ही अब ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ प्रॉमिस। An offer when accepted it becomes a, ये सेंटेंसेस बोलना पड़ेंगे, डेफिनेशन का हिस्सा है। हालांकि प्रॉमिस की डेफिनेशन इससे बड़ी है, पर पहले इतना बोल के बताया। An offer when becomes a, बोलो यहाँ तक समझ में आया।
अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालना हो, बोल, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। आगे बढ़े। किसने शुरुआत करी? क्या दिया था? किसको? कितने ऑप्शन थे? एक तो, दूसरा ना तो, ये लो, और हाँ तो, और हाँ तो एक्सेप्ट है। अगर एक्सेप्टेंस आ चुका है तो क्या बन गया? मैथमेटिकली बताओ, सेंटेंस में बताओ। Offer when accepted becomes a, अगर आप अच्छा, प्रॉमिस के बाद अगला स्टेप क्या था? एग्रीमेंट है। पर अगर आप चाहते हो कि अब हम एग्रीमेंट पर जाए, तो प्रॉमिस अगर होता है तो दो तरह के प्रॉमिसेस होते हैं। पहला, या तो एक तरफा प्रॉमिस है, एक तरफा कंसिडरेशन है, और वरना दोनों लोग आपस में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने का वादा करते हैं। देखो होता क्या है, ऑफरर ने ऑफर दिया, ऑफरी को ऑफर मिला है। अगर यहाँ पर दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने का वादा, तो हम मानेंगे जैसे कि ये एग्रीमेंट बन रहा है। अगर प्रॉमिस एक तरफा था, एक व्यक्ति ने वादा किया था वो दूसरे पर्सन के लिए कुछ करेगा, पर दूसरे पर्सन ने बदले में कुछ नहीं करना है, तो एक तरफा प्रॉमिस को हम कभी भी प्रॉमिस मानेंगे नहीं, म्यूचुअल मानेंगे नहीं। और अगर ये म्यूचुअल नहीं है तो हम इसको एग्रीमेंट भी मान पाएंगे नहीं। तो अगर प्रॉमिस को एग्रीमेंट में कन्वर्ट होना है तो प्रॉमिस दो तरफा होना चाहिए। एक तरफा प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट मान पाएंगे? पक्का? अब यहाँ से पढ़कर देखो, ये तो कह रहे हैं अगर म्यूचुअल प्रॉमिस हुआ, अगर म्यूचुअल मतलब ऐसा जाएगा तो म्यूचुअल होगा। तो अगर म्यूचुअल हुआ तो कह रहे हैं फिर ये माना जाएगा जैसे एक दूसरे को दे रहे हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में कुछ ना कुछ करना, समथिंग इन रिटर्न। अगर कंसिडरेशन है तो कंसिडरेशन केवल तब होगा जब ये होगा म्यूचुअल, होगा उसके बाद हम मानेंगे जैसे कि ये प्रॉमिस कन्वर्ट हो चुका है इनटू एन एग्रीमेंट, इनटू एन। लेकिन प्रॉमिस कई बार वन साइडेड भी होते हैं, पर अगर वन साइडेड प्रॉमिस है तो आईसीए में इसको कंसिडरेशन नहीं, और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ये एग्रीमेंट, और अगर ये एग्रीमेंट नहीं है तो दी एंड। अब ये आगे कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? पक्का? आ गया समझ में? इतनी स्टेप्स तक बोलकर बताओ। सबसे पहले आया था ऑफरर। चलो ठीक है, वैसे ही ठीक है, आया कोई होगा धरती पे। सबसे पहले आया था ऑफरर, के सामने बैठा है, किसने शुरुआत करी? रर ने क्या दिया? ऑफर किसको दिया है? किसके पास ऑप्शन है? या तो हाँ करने पर क्या होगा? ऑफर का एक्सेप्टेंस आ चुका है, क्या बना? प्रॉमिस कितने तरफा हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एक तरफा और एक दो तरफा। कौन सा वाला आगे जाकर के एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा? अच्छा, म्यूचुअल होना चाहिए, आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो देना है, वरना हम इसको एग्रीमेंट मानेंगे नहीं। यहाँ तक की बातें भेजे में उतर गई है? पक्का? एक एग्जांपल से समझो। सपोज कुछ ऐसा हो रहा है, हाँ बता रही हूँ कैसा हो रहा है। एक व्यक्ति है ए, उसने बी से बात करी है। बी को कहा है मैं अपनी कार बेच रहा हूँ 6 लाख रुपए में, आप खरीदोगे क्या? किसने बोला है? किसको बोला है? ए क्या है? रन। अब बी क्या है? वो री है। ऑफर किसने दिया था? ए ने दिया था। क्या बेचने का ऑफर था? कार। कितने रुपए में? 6 लाख रुपए में। ऑफरी ने कहा है, बी ने कहा है हाँ ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूँ। ये तो कोई क्या है? एक्सेप्टेंस आ गया। ऑफर का आ गया है एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बन गया। पर प्रॉमिस को एग्रीमेंट में बनाने के लिए म्यूचुअल कंसिडरेशन होना चाहिए ना। अरे एक
हाँ, तो वो भी तो 6 लाख दे रहा है, मतलब यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो दिया है। हम मानेंगे जैसे कि दोनों के बीच में बन गया है एग्रीमेंट, बन गया है आगे समझ। चलो अब जरा खुद के ऊपर लो, आप कल को सीए बन गए, है ना, सीए बन के तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया, ठीक है, फिर तुमको याद आया कि अरे मैडम ने लॉ पढ़ाया था और उनकी वजह से फाउंडेशन क्लियर हो पाया था, तुम्हारी आत्मा ने तुमको धिक्कारा और तुमको लग रहा है एक फार्म हाउस गिफ्ट कर देना चाहिए, तो तुम मेरे पास आए, कम से कम ऐसे एक्सप्रेशंस तो मत दे, कम से कम तुम मेरे पास आए, तुमने आकर के कहा कि मैडम हम आपको एक फार्म हाउस गिफ्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक बात बताओ पहले, यहाँ ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ ऐसा लग रहा है, तुम क्या बन जाओगे? क्या नहीं, ऐसे इतना भी क्या कंजूसी करना, तुम क्या बन जाओगे? ऑफर। मैं क्या बन जाऊंगी? तुमने मुझे कुछ ऑफर दिया है क्या? तुमने बोला और मैंने कहा हाँ, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा एग्रीमेंट। क्यों नहीं बनेगा? बात होगी ना, अच्छा कुछ ना कुछ वैल्यू दे तो आना चाहिए। अगर यहाँ बदले में कुछ नहीं मिल रहा है तो हम मानेंगे जैसे कि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं है। अगर ये एग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का तो सवाल ही उठेगा नहीं। अच्छा, ये बोलने के बाद तुम घर चले गए, घर जाने के बाद तुमको घर वालों ने बहुत डांटा कि कोई फार्म हाउस गिफ्ट करता है, एक मर्सिडीज देकर आ जाता चुपचाप से, तो कैसा नालायक लोग हो यार, कम से कम झूठे से तो काम कर दो। हमारे पास तो मैं अभी कहाँ बोल रही हूँ बेटा, अभी तो मैं तुमसे मांगू तो मेरे से बिल बर्बाद हो गए। अभी तो मैं रिस्क नहीं उठाती ये वाला, मैं तो तुमको सीए बनने के बाद जो बहुत पैसे आएंगे, मैंने कहानी वहीं से शुरू करी थी। अब होगा ये कि क्योंकि ये एग्रीमेंट नहीं है, कल को अगर तुम मुझे फार्म हाउस नहीं भी दो तो क्या मैं कोर्ट में जाके क्लेम कर सकती हूँ? क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आईसीए में गवर्न भी होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो मुझे राइट मिलेगा, अभी मुझे कोई राइट है ही नहीं। अब कहानी भेजे में उतर गई है, तो क्या कंसिडरेशन का म्यूचुअल होना कोई जरूरी है? म्यूचुअल कंसिडरेशन होना जरूरी, वरना एग्रीमेंट कहलाएगा। पक्की बात है, अगले पॉइंट पर जाओ। एक बार अगर दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट बन गया तो जरा देखना यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, सारे के सारे प्रॉमिसेस एग्रीमेंट नहीं होते हैं। क्या है? कौन सा वाला प्रॉमिस एग्रीमेंट नहीं होता? इशारे से कर लो, तुमसे बोला नहीं जा रहा है। कौन सा? ये वाला एग्रीमेंट है कि नहीं है? ये वाला ये एग्रीमेंट नहीं है। ये तो कहते हैं केवल म्यूचुअल प्रॉमिसेस ही एग्रीमेंट बनते हैं। अच्छा, दोनों साइड वाला तो एग्रीमेंट बनेगा, वरना कहलाएगा नहीं। अगले पॉइंट पर जाओ, ये मैथमेटिकल देखना जरा। अगर है प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस वादा भी है और वादे के साथ साथ में म्यूचुअल भी है तो कहलाएगा। इसको और इलॉबरेट करो, प्रॉमिस क्या होता है? तो अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस म्यूचुअल कंसिडरेशन तो क्या बनेगा? इसको क्यों इतना लिखा? तुमने तो कहा था प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस का फॉर्मूला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। अच्छा, अब आ गया समझ में? पक्का? अगले पॉइंट पर जाओ। अगला टॉपिक है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप्स याद है? वो जो सीढ़ियां बनाई हुई थी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, हमने एग्रीमेंट तक तो बना लिया। अब कार्य की बारी है। किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट केवल तब माना जाता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो एग्रीमेंट है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब अगर दो लोग आपस में एक दूसरे को वादा भी कर चुके हैं, माना दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी बन चुका होगा, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट केवल इसलिए किया गया था क्योंकि हम डोमेस्टिकली एक दूसरे के साथ या सोशली एक दूसरे के साथ कोई वादा कर रहे हैं, तो इस तरह के एग्रीमेंट्स को हम कोर्ट में लेकर
नहीं जा सकते। यहाँ दो पार्टीज अगर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते समय ये इरादा रखे कि ये काम पूरा होगा और अगर नहीं हुआ तो हम लॉ के तहत इसको पूरा करवाएंगे, पूरा, तो ये एग्रीमेंट कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। वरना ये एग्रीमेंट हो सकता है पर इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा नहीं। एग्रीमेंट्स कई तरह के होते हैं। कमर्शियल होते हैं जहां लोग सीरियसली काम को पूरा करना चाहते हैं और अगर नहीं करोगे तो कोर्ट में लेकर जाएंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल वर्ड का मतलब होता है जिस काम को अगर आपने पूरा नहीं किया तो लॉ आपको करवाएगा, लॉ आपसे वो काम करवाएगा। तो इस तरह की चीजों को कहा जाता है एनफोर्सिएबल, कहा जाता है वो एग्रीमेंट जिनको हम लॉ के तहत कोर्ट में जाकर के चैलेंज करके पूरा करवा सकते हैं, केवल उन्हीं को कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, कहा जाएगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में लिखा था इट इज एन, चार शब्द ना, इट इज एन, इसका मतलब जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे वो सब कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, बट केवल तब हो गया। पर डेफिनेशन से एक बात तो और समझ में आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले होना चाहिए, कैसे पता चला? टेक्स्ट तो गई बाहर में, अपन ने एक डेफिनेशन नहीं पढ़ रखा है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले होना पड़ेगा एग्रीमेंट। कहानी पीछे में कर रही है, देखो यहाँ पर कह रहे हैं सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, केवल वही एग्रीमेंट जिनको आप लॉ के द्वारा एनफोर्स करवा सकते हो, केवल वही कहलाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। वरना बाकी एग्रीमेंट बन के रह जाएंगे, हम इनको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है तो उससे आईसी लग जाएगा, फिर आईसी आपको बेनिफिट दे पाएगा। लेकिन अगर कोई चीज केवल एग्रीमेंट रह के ही दम तोड़ देती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पा रही है, तो हम इसके ऊपर आईसी भी लगा पाएंगे। क्यों? एक्ट का नाम क्या है? इसका नाम इंडियन एग्रीमेंट एक्ट तो नहीं है ना, तो ये कहां पे लगेगा? अगर वो एग्रीमेंट बन के रह जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा भी नहीं, तो उस पर आईसी तो लगेगा भी नहीं। तो तुम चाहते क्या हो, आईसी किस पे लगेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट नहीं होते हैं, होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट होते हैं ना, बट केवल वही बात एनफोर्सिएबल बाय लॉ। आगे समझ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ में हम यहाँ पर दो कैटेगरीज में शब्द को समझ रहे हैं। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो सोशल नेचर के होते हैं। सोशल नेचर का मतलब आपने अपने पड़ोसी को कोई वादा कर दिया है, आपने अपने रिश्तेदारों को कोई वादा कर दिया है। कुछ होते हैं डोमेस्टिक नेचर के, परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को वादे करते फिर रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट हो सकता है, बट इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा नहीं। फ्रेंड्स के साथ किए गए वादे केवल एग्रीमेंट हो सकते हैं, वादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सिमिलरली अगर कोई इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, इनफॉर्मल का मतलब जो लॉ के तहत कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जिसको हम लॉ के तहत पूरा करवा भी नहीं सकते, ऐसे एग्रीमेंट्स को एग्रीमेंट तो बोल सकते हो, बट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। एग्रीमेंट को अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बोलना है तो इस एग्रीमेंट में पार्टीज का इरादा देखा जाता है। क्या पार्टीज इस एग्रीमेंट को लॉ में बाइंड करना चाहती है? क्या लॉ अप्लाई करके आप इस काम को पूरा करवाना चाहते हो? अगर इरादा है तो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वरना रह जाएगा एग्रीमेंट बनकर। आया समझ? ऐसे सारे काम जो आपने किसी के साथ एग्रीमेंट तो कर लिया है, बट अगर उस व्यक्ति ने इस वादे को पूरा नहीं किया तो आप चाहकर भी उसको कोर्ट में लेकर जा पाओगे। ये एग्रीमेंट कहलाएगा। एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा नहीं।
इसे हम ICA में कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। हो गया। कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, फटाफट से सॉल्व करो। मतलब अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें सामने वाला बाउंड है, उसको ये काम करना तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो फिर बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सामने वाले ने वादा तो किया था बट अगर उस वादे को पूरा नहीं भी करे तो हम इसको कोर्ट में लेकर जा पाएंगे नहीं, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे केवल एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे नहीं। कहानी में जगह उतरी है। चलो एक एग्जांपल देखिए, सॉल्व करो। एक भाई है, दो भाई हैं, कौन है? एक के पास में है कोई बहुत अच्छी महंगी वाली कार है, ऑडी है। एक के पास है स्पोर्ट्स कार है, ऑडी वाली। दूसरा भाई जो है ना, उसके पास स्पोर्ट्स कार तो नहीं है बट उसके पास पैसे हैं, उसके पास। हो गया। अब हुआ ये है कि ऑडी वाले का बर्थडे है, ऑडी वाले का वो एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है और दूसरा वाला भाई जो है ना, वो इसकी ऑडी कार चलाना चाहता था कई दिनों से। तो एक ने कहा है दूसरे से, एक भाई ने कहा है कि मैं तुझे मेरी कार चलाने दूंगा अगर तू आज का मेरा पार्टी का बिल भर दे तो। ठीक है, दोनों के बीच में सौदा हुआ। एक ने कहा ऑफर दिया है कार चलाने दूंगा अगर तूने मेरे पार्टी का बिल भर दिया तो। हो गया। इसने कहा हाँ ठीक है मैं तेरे पार्टी का बिल भर दूंगा। हो गया। ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी था, प्रॉमिस बन चुका है, म्यूचुअल भी है, तो एग्रीमेंट तो बन गया। ठीक है। अब इसने अपनी कार उसको दे दी राइड के लिए, ये चला गया राइड लेने के लिए और वापस आकर के कार पार्क करके कह देता है हैप्पी बर्थडे, जा अपनी पार्टी खुद सेलिब्रेट कर ले। चलेगा नहीं, जो उसने किया हम उसके खिलाफ इसको कोर्ट में लेकर जा, क्यों नहीं जा सकते? वो धोखा दे रहा था, कार चला के आ गया और पैसे नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन दोनों में से किसी का इरादा इस ट्रांजैक्शन को लॉ के तहत पूरा करवाने का, ये तो भाई भाई के बीच में आपस में कुछ सेटलमेंट हो गया है, इसको हम किसी हालत में कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे नहीं। तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा पक्का। दूसरी बात, दो भाई हैं, कितने हैं? इनके पापा की एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। प्रॉपर्टी केवल 4 करोड़ की है, केवल, और दोनों भाइयों को 2-2 करोड़ का हिस्सा मिलता है। हो गया, इतना समझ में आया? दोनों भाइयों को 2-2 करोड़ का हिस्सा मिलता है। एक भाई दूसरे से कहता है कि तू तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी मुझको दे दे, मैं इसके बदले में तुझे 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। एक ने कहा दूसरे से मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा, तू तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी मुझको दे दे। दूसरे भाई को पैसे की जरूरत थी तो उसने भी हाँ कर दिया कि चल ठीक है तू ये मकान रख लेना, बदले में मुझे 2 करोड़ रुपए दे देना। ये दोनों सीरियस तो नहीं है। अब इसने तो 2 करोड़ रुपए दे दिए और अब वो मकान देने से मना कर रहा है। कोर्ट में कैसे जा सकते हैं? भाई भाई है, यहाँ रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ नीयत देखी जाती है। दोनों का इरादा था कि ये लोग इस एग्रीमेंट में आकर के अगर इस काम को पूरा नहीं होगा तो हम कोर्ट से इसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टीज की नीयत, दोनों पार्टीज की। पक्का? गर्दन ऊपर रखो, अब अपने ऊपर लो। सपोज आपके यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि मम्मी या पापा आपको कहते हैं कि बेटा सीए फाउंडेशन अच्छे नंबर से क्लियर कर ले, है ना? जैसे ही क्लियर होगा ना पक्का देखो आईफोन दिलवा देंगे। 12th में भी बोला, अच्छा हो चुका तुम लोगों के साथ में। अच्छा 12th में कहा ना अच्छे मार्क्स ले आना, आईफोन तक था। हाँ लालच की नहीं, मैं तो आईफोन पे आ रही। चलो कुछ ऐसा हुआ है कि 12th में अच्छे मार्क्स लिया, आईफोन दिलवा दूंगा। ठीक है, आपने उनकी बात पे भरोसा कर लिया, उन्होंने कहा आईफोन दिलवा दूंगा, अच्छे मार्क्स ले आना, उन्होंने ऑफर दिया, आपने कहा ठीक है। अब आप लग गए पढ़ाई में, सब छोड़ के, रील्स छोड़ के, दुनिया की सारी खुशियां छोड़ के तुम केवल पढ़ाई में लगे हुए हो। पढ़ने के बाद अब तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, मार्कशीट ला करके पापा को दी है और पापा को बोला आईफोन, तो पापा का कहना था सीए फाउंडेशन में देखेंगे, चलेगा?
बुरा तो लगा होगा। उन्होंने ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्टेंस दिया, प्रॉमिस भी हो चुका था, म्यूचुअल भी था, हम उनको रिजल्ट दे रहे थे, वो उनको आईफोन दे रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब वो आईफोन नहीं दे रहे हैं, ले चले कोर्ट में इनको। नहीं, लेकर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा चप्पल क्योंकि हमारा इरादा यहाँ पर इनके साथ में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का था भी नहीं। इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, मौन हो जाएगा, इनफैक्ट एग्रीमेंट भी नहीं माना जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। थैंक यू। क्या एग्जाम्पल ना तेरे साथ कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आ जाओ। चलो एक बात बताओ, ये पापा और बेटे वाला रिश्ता है ना? अभी तुमने आईफोन के लिए तो मना कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पापा के पास एक डायमंड है, डायमंड की कीमत केवल 2 करोड़ रुपए है। पापा ने डायमंड बेचने के लिए मार्केट में जा रहे थे, बेटे ने कहा है कि मत बेचो मार्केट में, मैं आपसे खरीद लेता हूँ ना। 2 करोड़ रुपए में आप मार्केट में बेचोगे, मेरी इच्छा थी वैसे भी खरीदने की, मैं आपको 2 करोड़ देता हूँ, आप मुझे डायमंड दे देना। डायमंड तो ले लिया, फिर इसको याद आया आईफोन के टाइम पे इन्होंने भी धोखा दिया था। अब ये कह रहा है कि जाओ पैसे तो दे दिए हैं, ले तो लिए है, अब डायमंड मतलब डायमंड तो ले लिया है, अब मैं पैसे दूंगा नहीं। क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं। तो बच्चा जाके कोर्ट में बोल नहीं देगा कि इन्होंने तो आईफोन नहीं दिया था। वो इम्पॉसिबल नहीं था, बट ये तो एक लीगल रिलेशनशिप था सेलर एंड बायर का। तो सेलर बायर के रिश्ते के नाते आपको इस वादे को पूरा करना तो अब कहानी भेजे में उतर गई है पक्का। एक हस्बैंड है और एक वेरी गुड। तो वाइफ ने ना एक दिन बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत। तो हाँ तो ऐसे कर रहा है जैसे तुझे बहुत एक्सपीरियंस है, देखो ना इसको बोल रही हूँ मैं। एक वाइफ ने ना बहुत अच्छा खाना बनाया था। हस्बैंड ने खाना खाने के बाद अपनी वाइफ से कहा है कि रोज ऐसा अच्छा खाना बना के देना, मैं पक्का तुमको हर महीने 10,000 रुपए दूंगा, पार्लर में जाके उड़ा के आना। महीने भर इस बेचारी ने अच्छा खाना बना के दिया, और 1 महीने बाद जब कहा 10,000 रुपए तो इसने मना कर दिया। क्या कर सकते, कोर्ट में ले चले। नहीं आ रही हूँ, मैं थ्योरी पर हूँ, तुम तो वहीं के वहीं निपटाने लग रहे हो। अब बजाय फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज ऐसी वाइफ सीधी होती, सपोज मेरे जैसी, तो क्या चक्कर मारोगे मेरे तो एग्जाम्पल की 12 बजा दी है, छोड़ो चेंज ही कर देती हूँ मैं एग्जाम्पल। चलो अब आती हूँ मेरी वाली पे। एक है वाइफ और एक है हस्बैंड, एक है और एक है। ये घर ना वाइफ के नाम पर है, किसके नाम पर है ना? अब ये वाइफ ये कहती है हस्बैंड से निकल जाए घर से, और अगर रहना है तो किराया देना पड़ेगा। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना, वाइफ बन गई लैंड लेडी, वो मकान मालकिन है, और हस्बैंड है किराएदार। अब इसको हर महीने किराए के नाम पे 30,000 रुपए देना थे। ये रह तो दिया, लेकिन अब इसने रेंट नहीं दिया है, तो क्या कोर्ट में लेकर अब फिर से हाथापाई मत कर जाना, क्या इस मामले को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं? यहाँ दोनों व्यक्ति हस्बैंड वाइफ के अलावा एक लीगल रिलेशनशिप भी है मकान मालिक और किराएदार का। तो यहाँ अगर चाहे तो ये लोग कोर्ट में जाकर क्लेम, समझ में ना, एग्रीमेंट को कन्वर्ट करना क्या करते हैं बेटा? हाँ एग्जैक्टली, मैं होती तो क्लेम तक नौबत ही नहीं आने देती।
या तो बचा कुचा भी अपने पास लेकर चला वापस से तुम लोग जिस तरह से सर की क्लास में लगी थोड़ी ना तुम लोगों की, सर ने कोई लेक्चर लिया तुम्हारा? हाँ, तो तुमने ऐसा वाला रिएक्शन क्यों दिया जैसे घर के बैठे हो? मतलब लिफ्ट में इतनी देर कौन सा पता दिया? तो मेरे नाम का रैक्स का उतार दे क्या? लिफ्ट तो धीरे चल रही थी, सब अच्छा तो बात करो ना, पागल आश्रम का खाना जगह यहाँ लिखा हुआ है। आपने इसका मोबाइल देखा है तब भी सर बहुत कर लिया, तो नहीं करो बोले कि अगर मैम घर पे पैसे करने लगते हैं कोई बात नहीं बेटा, इसकी बात पे तेरे को लगता है कोई भरोसा करेगा? हाँ चलो वापस से ये पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि ये सारे एग्जांपल्स में माना ये एग्रीमेंट तो है, हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होगा क्यों नहीं होगा? अरे पापा ने बोला था ना बेटे को कि मैं तुझे गिफ्ट करूंगा आईफोन, तो वो गिफ्टर ये गिफ्टी ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे देखो ये लोग कह रहे हैं कि माना यहाँ पे रिश्ता सोशल है, घर घर के लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बट इनका इरादा लीगल रिलेशनशिप का था, तो हम इसको तो कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए रिश्ते देखे जाते हैं या नियत? अगर नियत लीगल रिलेशनशिप की है तो भले ही रिश्तेदारों में भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, चलेगा? नहीं, अगर केवल रिश्तेदारों में ही बातचीत हो रही है जबकि लीगल रिलेशनशिप का इरादा नहीं है तो कोर्ट इंटरफियर करेगा नहीं। कहानी भूचे में उतर गई है, खत्म हो गया। ऐसे की बात वाले टॉपिक पे जाना जरा, ये देखो कुछ है ना एग्जाम मतलब फॉर्मूला लिखे हुए हैं, कह रहे एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल्स टू, हाँ तो करो। अभी एग्रीमेंट को और इलॉबरेट किया है, प्रॉमिस प्लस म्यूचुअल कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट, है ना? तो प्रॉमिस प्लस म्यूचुअल कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल्स टू, और प्रॉमिस का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस म्यूचुअल कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। आ गया समझ में? पर ये मुझे लग रहा है ये इधर आना चाहिए था, ये इधर जाना चाहिए। ऑर्डर भी आना पड़ता है। खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का पूरा समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग होने के साथ साथ में ये इंटरेस्टिंग भी है। जैसे अभी तक तुम लोग कंपनीज एक्ट में कैसे पढ़ रहे थे ना, इतने दिनों में ये काम करना है तो करना है, उसको तो रटना पड़ता है। यहाँ लॉजिक से भी काम चल जाता है, तो इसमें स्कोर होने के चांसेस भी हैं थोड़े से ज्यादा। ठीक है, अरे हाँ चलो शुरू हो जाओ। तो जरा मैं स्क्रीन पे से सब कुछ हटा रही हूँ। सबसे पहले आता है कितनी पार्टीज चाहिए होती है, जुबान संभालो, एटलीस्ट 2 चाहिए, एक ऑफरर दूसरा एक ऑफरर दूसरा होता है ऑफरी। पहले कौन आएगा, क्या लेकर आएगा, किसको देगा? ऑफरी के पास कितने ऑप्शन है, या तो वो बोलेगा हाँ, वरना बोलेगा ना, तो कहानी खत्म दी है। और अगर उसने कह दिया हाँ तो ऑफर पे आ चुका है एक्सेप्टेंस, क्या कर गया? तो जो वादा किया है वेरी गुड। लेकिन प्रॉमिस को अगर एग्रीमेंट बनाना है तो प्रॉमिस कितने तरह के होते हैं पहले तो ये बताओ, एक वन साइडेड और एक म्यूचुअल। तो कौन से वाले प्रॉमिस को हम मानेंगे एग्रीमेंट है? तो क्या दोनों पार्टीज को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ, तो अगर केवल एक ही व्यक्ति कुछ कर रहा है दूसरा कुछ नहीं करने वाला, तो इसे हम प्रॉमिस, इसे हम एग्रीमेंट मानेंगे। क्या सारे के सारे प्रॉमिसेस एग्रीमेंट होते हैं? नहीं। तो जो एग्रीमेंट, प्रॉमिसेस और एग्रीमेंट बोल रही हूँ, सारे के सारे प्रॉमिसेस एग्रीमेंट नहीं होते, केवल वही वाले
एग्रीमेंट होंगे जो म्यूचुअल होते हैं, वरना वन साइडेड वाले को एग्रीमेंट माना जाएगा। कौन हो जाएगा? एग्रीमेंट को एग्रीमेंट केवल तब मानना है जब म्यूचुअल कंसिडरेशन है, वरना हम इसको एग्रीमेंट मानेंगे और अगर ये एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंचेंगे, फिर आईसी लग पाएगा। चलो अगर कोई चीज एग्रीमेंट तक पहुंच भी गई है तो लॉ तो कहता है सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, नहीं होते सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, केवल दो वाले एग्रीमेंट्स लॉ है, केवल वही बन पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। सोशल एग्रीमेंट्स को एग्रीमेंट मान सकते हो बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। डोमेस्टिक, फ्रेंडली, इनफॉर्मल, इनको हम लोग एग्रीमेंट तो मान सकते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कहानी की कमी रह गई है एनफोर्सेबल बाय लॉ। चलो इस फॉर्मूला को पूरा करो। कॉन्ट्रैक्ट माइनस डैश इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। EDA क्या है? EDA तो अभी तक प्लस प्लस बता रहे थे, मैंने माइनस करवा दिया। कॉन्ट्रैक्ट में से अगर एनफोर्सेबिलिटी हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट तो बन जाएगा बट ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? कहीं की कमी रह गई है। आगे समझ में सारी बातें समझ में आ गई है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू जल्दी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस म्यूचुअल कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल्स टू पक्का। प्रॉमिस के बताओ फॉर्मूला। ये प्रॉमिस का फॉर्मूला है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, तो फिर एग्रीमेंट का फॉर्मूला बताओ। इज इक्वल्स टू क्या? प्रॉमिस प्लस म्यूचुअल कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू, तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला बताओ। इज इक्वल्स टू, तो क्या सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं? सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, तो क्या सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? हाँ नहीं होते, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आराम से होश में आओ, गहरी सांस लो, अंदर ही रोक के रखो, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पक्का, बस सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पक्का, सारे के सारे प्रोमिसेस एग्रीमेंट में कन्वर्ट होने लायक नहीं होते, लेकिन सारे के सारे म्यूचुअल प्रोमिसेस एग्रीमेंट होते हैं। म्यूचुअल ये एग्रीमेंट होते हैं, और एग्रीमेंट बनने के बाद क्या बनेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे भी। क्या डाल दूं मसाला? जैसे ये डला कॉन्ट्रैक्ट पक्के रेडी है, हो गया, समझ में आ गया। क्या आप इसको सर्व कर सकते हैं? अब इस पे आईपी लग जाएगा। अब इसको मानना तो नहीं, मानेंगे तो सजा तो आ गया समझ में। अब पहुंचो यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में लिखा है। प्रॉमिस वर्ड को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2B, है ना। फिर उसके बाद है एग्रीमेंट, उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2E, और अगला है कॉन्ट्रैक्ट, उसको डिफाइन किया गया है अंडर 2H। सेक्शन नंबर को याद करने का यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? कोई ट्रिक हो सकती है क्या? वो ABCD के ग्रुप है। अरे वो तो ठीक है, मैं तो चाह रही हूँ तुम लोग गेस करो कि इसको लर्न करने का शॉर्टकट क्या है। सिर्फ एग्रीमेंट छोड़ो, वो जो भी है ना, वो सेक्शन 2 में आ रहे सारे। एटलीस्ट 2 पार्टी तक नहीं वहां से। ये सेक्शन का नंबर लिखा हुआ है ना मैंने, 2B, 2E और 2B, 2E और 2H। मुझे तुमको ये याद करवाना है कि B, E और H में क्या क्या आता है, तो सीक्वेंस में लेना है। एक तो पहले आएगा प्रॉमिस, फिर आएगा एग्रीमेंट, फिर आएगा कॉन्ट्रैक्ट। बट याद कैसे रहे कि ये कौन से सबसेक्शन नंबर, कौन से क्लॉज नंबर में था? तो स्टार्ट तो हो रहा है फ्रॉम B, A को छोड़कर B, B के बाद में C और D छोड़ दिया, फिर क्या आया? E के बाद में F और G छोड़ दिया, फिर आया। तो मतलब कितना कितना ड्रॉप करते जाओ, दो छोड़ते जाए, तो ये क्लॉज नंबर याद हो जाएंगे।
कहाँ से स्टार्ट करूं? और आप इधर वाली साइड बताओ। प्रॉमिस, इधर इधर नहीं, इधर इधर वाली में प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। बी, टू बी, टू ई, टू एच। टू बी, टू ई, टू एच। टू को याद अलग से करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ, तुम कोई सा भी एक्ट उठा के देख लेना, हर एक्ट में सेक्शन 2 डेफिनेशन का ही होता है। तो अगर डेफिनेशन है तो सेक्शन नंबर बाय डिफॉल्ट सेक्शन 2 हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए 2 याद रखने की जरूरत। मॉडर्न सेक्शंस में बता रही हूँ, जितने भी सेक्शंस होते हैं ना, जितने भी एक्ट होते हैं ना, सब में सेक्शन 2 बनता है फॉर डेफिनेशन। आगे समझ में? बी, ई और एच याद रहेगा पक्का। ये सेक्शन नंबर विद क्लॉज याद करना जरूरी है। तो पैटर्न रहेगा प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। सीक्वेंस में आ रहे थे और सीक्वेंस में ही इनके नाम भी आ रहे हैं। अच्छा, एक और शॉर्टकट है, 2A है ना, 2A पहला ही सब सेक्शन है, ये तो पहला ही क्लॉज है, और इसमें डेफिनेशन पता है काय की दी है? गैस करो क्यों दी होगी? सबसे पहले क्या होता है? बस इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आता है ऑफर, वो आ जाएगा 2A में, 2B में आ जाता है प्रॉमिस, प्रॉमिस के बाद E में आता है एग्रीमेंट, और उसके बाद 2H में आता है कॉन्ट्रैक्ट। आ गया समझ? यश मैडम, चलो अगले पॉइंट पर जाओ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगले पॉइंट पर जाओ। अगला है, अब यहाँ से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो तुम्हारे नोट्स में है। हाँ, सेक्शन पार्टनरशिप की डेफिनेशन ही उसका रेफरेंस है। पार्टनरशिप एक्ट जो है ना, उसमें मैंने कहा ना, मॉडर्न वाले जितने भी एक्ट्स हैं, मॉडर्न वाले, इन सब में सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन मिलेगी। सेबी, एससीआरए, डिपॉजिटरीज, आरबीआई, तुम सब में जाकर देख लेना, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। तो अधिकतर याद नहीं करना पड़ता, बाकी कहीं कहीं पे अगर पर्टिकुलर सेक्शन नंबर के साथ रेफरेंस दिया है तो उसको वहीं से याद। ठीक है, चलो आओ फटाफट से। यहाँ लिखा हुआ है आईसीए अब स्टार्ट हो रहा है यूनिट 1 से। अधिकतर चीजें तो अब इस पेज की पड़ी हुई है, तुमको दिख भी रहा है? जूम करना है? चलो आ जाओ। यहाँ लिखी हुई है डेफिनेशन, और अब डेफिनेशन में अधिकतर तो तुम लोगों की ऑलरेडी पढ़ी हुई है। पहले पॉइंट पर जाओ। डेफिनेशन दी है वर्ड प्रॉमिस की। अभी तक हमने प्रॉमिस को केवल समझा था, अब शब्दों में इसको जोड़कर इसकी डेफिनेशन बनानी है। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर तुमको प्रोसेस याद है तो पढ़ना तो जरा। व्हेन द, एक मिनट यहीं तक रुकना है। व्हेन द पर्सन टू हूम द प्रपोजल इज मेड। प्रपोजल वर्ड का मतलब है ऑफर से। प्रपोजल का मतलब है, पढ़ना फिर से। जब किसी व्यक्ति को प्रपोजल दिया जाता है, ये किसकी बात कर रहे हैं? कैसे पता चला? अच्छा, तो इंग्लिश में पहले इतना बोल के बताओ। व्हेन द पर्सन टू प्रपोजल इज मेड, जब वो व्यक्ति सिग्निफाई कर देता है। सिग्निफाई करने का मतलब होता है बताना। जब वो व्यक्ति सिग्निफाई कर देता है अपनी असेंट। असेंट का मतलब होता है कंसेंट, अपनी हाँ, अपनी यहाँ तक का फिर से पढ़ के बताओ। व्हेन द signifies his assent thereto। assent thereto का मतलब वो इस प्रपोजल पर कर देता है अपनी हाँ, अपनी कॉमा को क्या पढ़ते हैं हिंदी में? अच्छा, फिर से पढ़ो जरा पूरा कॉमा के साथ। When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, तो the proposal is said to be, proposal is said to be, and a proposal when accepted becomes a, याद करो ये प्रॉमिस की डेफिनेशन तो मैंने ऊपर ही बताई थी जब हमने प्रॉमिस का फॉर्मूला लिखा था। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर वर्ड को रिप्लेस किया है विद वर्ड प्रपोजल, विद वर्ड
हो गया। assent का नहीं। असेंट का मतलब होता है कंसेंट, असेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की हाँ मिल जाना, कंसेंट को कहते हैं असेंट, ठीक है। सिग्निफाई वर्ड का मतलब होता है किसी को कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, अपने मन की बात बताना। हो गया, शुरू हो जाओ। किसकी बात कर रहे हैं? जब किसी व्यक्ति को हमने दिया था प्रपोजल, वो अगर अपनी तरफ से कन्वे कर देता है, अपनी सिग्निफाई कर देता है अपनी असेंट, तो हम मानते हैं कि प्रपोजल हो चुका है एक्सेंट, और प्रपोजल जैसे ही होगा एक्सेंट, वो बन जाएगा। इंग्लिश में पूरी डेफिनेशन याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। शुरू हो जाओ। व्हेन द स्क्रीन पर से अपनी आंखें हटाओ, बुक में मत देखना, खराब लगेगा। When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, thereto का मतलब उस प्रपोजल पर अपनी हाँ कर देता है, तो कॉमा हाँ कॉमा the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes समझ गए? पक्का? तुम मुझसे बुलवा पाओगे? जैसे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तुम लोग मुझे डेफिनेशन बुलवाओ, ठीक है? चलो खेलते हैं, बोलो। ऐसे रिवाइज कर पाओगे? मैंने कैसे कर पाया था? ढंग से करो ना। When a person to whom the proposal is made, हाँ, signifies his assent thereto, हाँ, तो पूछ लो कि बता रहे हो, तो तुम मैं कॉमा बोलूंगी ना, कॉमा the proposal is and the proposal when accepted। हिंदी में बोलो। जब वो व्यक्ति जिसको हमने प्रपोजल दिया था, अगर वो अपनी देना नहीं है, बताता है, अगर वो अपनी हाँ बताता है, तो हम मान लेंगे जैसे कि ये प्रपोजल हो चुका है एक्सेप्टेड, और ये प्रपोजल जैसे ही होगा एक्सेप्टेड, वो बन जाता है पक्का। हो गया? प्रॉमिस की डेफिनेशन समझ में आ गई है? इसको समझना नहीं है, याद करना है। फिर से स्क्रॉल कर दूं। अच्छा, सिग्निफाई वर्ड को यहाँ पे याद कर लेना, ये आगे और 2 बार आने वाला है, और सिग्निफाई वर्ड का आगे बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर केस लॉज भरे हुए हैं, ठीक है। सिग्निफाई करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपने मन की भावनाएं बता देना, कन्वे कर देना। असेंट वर्ड का मतलब होता है कंसेंट, हाँ कर देना। असेंट मतलब हाँ, हो गया हो पक्का। ये किसकी बात कर रहे हैं? When the person to whom an proposal is made, के ऊपर कन्वे। अरे इतनी गंदी तो हैंडराइटिंग नहीं थी। किसकी बात कर रहे हैं? When the person to whom the proposal is made, ऑफरर या ऑफरी? री की बात कर रहे हैं, जिसको प्रपोजल दिया गया है, अगर वो कन्वे कर देता है अपनी, सिग्निफाई कर देता है अपनी असेंट, तो क्या मानेंगे कि ऑफर प्रपोजल हो चुका है, और जैसे ही एक्सेप्ट हुआ। वेरी गुड, अगले पॉइंट पर जाओ। अगली डेफिनेशन है वर्ड एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट वर्ड को डिफाइन किया है एवरी प्रॉमिस, हर प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस, अगर एक से ज्यादा प्रोमिसेस भी आप कर रहे हो, तो ये सबके सब अगर कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं फॉर ईच अदर मतलब एक दूसरे के कैसा वाला था? ऐसा वाला फॉर ईच अदर कंसिडरेशन है, मतलब इसने वादा किया है तो हाँ, या तो एक प्रॉमिस है और वरना दोनों के बीच में कई सारे प्रोमिसेस हैं, बट अल्टीमेटली इनके बीच में कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन है फॉर ईच अदर। तो क्या है, इसको मान लिया जाएगा जैसे ये हो चुका है एग्रीमेंट, ये हो चुका है, खत्म हो गया। एग्रीमेंट वर्ड को डिफाइन करो, एवरी प्रॉमिस और set of promises forming consideration for each other,
फॉर्मिंग consideration for each other. It is known as बाप रे बाप, तुम तो शुरू में अच्छे थे, अब धीरे धीरे सोगले होते जा रहे हो। भूख लगी है तो सो जा, एग्जाम में जान लेना। बताओ शुरू से, एग्रीमेंट का मतलब बताओ। एवरी प्रॉमिस और स्टैंड ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अच्छा, एग्रीमेंट का फॉर्मूला याद है क्या? क्या था एग्रीमेंट का फॉर्मूला? प्रॉमिस प्लस म्यूचुअल कंसिडरेशन। अब ये केवल फॉर्मूला भी याद आ जाएगा तो तुम्हारी डेफिनेशन बन जाएगी एग्रीमेंट की। बोलो, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर म्यूचुअल, बट लिखा है ना, each other is equals to mutual. Forming consideration for each other is known as agreement. पक्का? खत्म? मैं इसको ऊपर कर रही हूँ, शुरू से शुरू हो जाओ। प्रॉमिस का मतलब बताओ। प्रॉमिस वर्ड का मतलब बताओ। नीचे मत देखना, स्टाफ लग जाएगा। When a person to whom signifies his assent thereto, तो आगे the proposal is to be accepted. Proposal when accepted becomes very good. Agreement पे जाओ जल्दी, बिना लिखे। Every promise or stand of promises forming for each other is known as agreement. और अब सबसे डिफिकल्ट डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई गई है। ये लोग तो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है an agreement enforceable by law is known as कुछ भी। हाँ वही तो, कुछ भी सही है। क्या मतलब क्या? आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की डेफिनेशन दो बनने की तो होनी चाहिए ना, चार शब्दों में सिमट गई है। एग्रीमेंट enforceable by law is known as a contract. खत्म हो गया। टाइम नहीं है तो आगे कौन से पेज पे? कौन से पेज पे? अब पेज नंबर मॉड्यूल में देख रहा है, कहाँ में देख रहा है? नोट्स है कि मॉड्यूल है? चलो आ जाओ, यहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी लिखा है, देखो इसी के नीचे तुम्हारे नोट्स में। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे ये भी शायद तुमको पता होगा। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब शायद पता होगा, ये डेफिनेशन नहीं है, मतलब समझाया है। ये तो कह रहे हैं अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इरादा है तो एनफोर्सिबल है। वेरी गुड, खत्म हो गया। मतलब अगर दो पार्टीज के बीच में कोई रिश्ता है, घरेलू रिश्ता है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट तो मानेंगे? घरेलू रिश्ता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। अगर इन दोनों के बीच में माना रिश्ता घरेलू है, लेकिन अगर ये लोग कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मतलब यहाँ पर नियत देखना जरूरी है, पक्का। खत्म हो गया। इसी के बाद वाले पॉइंट पर जाओ। ये देखना स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे पढ़ा हुआ है। ये ऑफर को कहते हैं, ऑफर पे जब मिल जाता है तो बन जाता है, प्रॉमिस में जोड़ दो तो बन जाएगा, एग्रीमेंट में तड़का तो बन जाएगा। खत्म हो गया, समझ में आ गया। अगले पॉइंट पर जाओ। अगला देखो, यहाँ पर इसी के बाद में दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ डिफरेंस बताया है बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। किसको बता रहे हैं? अच्छा, हमको तब बोलते हैं इतना इतराते जब पता होता है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर पता है तो पहले क्या बनता होगा? अच्छा, फिर उसके बाद क्या बनता है वो बता था। मैंने तो सुना सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट की जा रही है?
जबकि एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन होगा, ये जरूरी पक्की बात है। दोनों की डेफिनेशन में तो कोई अंतर नहीं। अच्छा, दोनों की डेफिनेशन में अंतर है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन में एग्रीमेंट वर्ड आता है, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में भी एग्रीमेंट वर्ड आता है। अच्छा, एनफोर्सिबिलिटी का अंतर हो गया, आगे समझ में खत्म हो गया। यहाँ से पढ़ना जरा, पहले पॉइंट पे तो इन्होंने डेफिनेशन लिख दी है। हाँ, मतलब मैं एक एक का अलग अलग रेट करूँ या सब लोग एक साथ बोल पाओगे? दूसरे पॉइंट पर जाओ। ये तो कह रहे हैं एग्रीमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है, इसमें हर तरह की चीजें समा जाती हैं, चाहे वो लीगल हो, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन वाली हो या ना हो। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट छोटा टर्म है, इसमें केवल वो ही आएंगे, लीगल नहीं है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। दूसरे पॉइंट पर जाओ, ये तो कह रहे हैं लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे होगा, जरूरी नहीं है, नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में जैसे होगा ही होगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट पर जाओ। नेचर कह रहे हैं कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन ये तो कह रहे हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। पक्का डेफिनेशन भी। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों खत्म करवा रहे हो? तुमको समझ में भी आ रहा है? पक्का। अगले पॉइंट पर जाओ। अगला है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मिला? इसका जो सेक्शन 10 है ना, आईसीए का सेक्शन 10 नंबर से याद रखना पड़ेगा। मैंने अभी तक तुम लोगों को कभी फोर्स नहीं किया है कि सेक्शन नंबर याद रखो, बट आईसीए में आपको सेक्शन नंबर याद करना है। हाँ, तो केवल लिमिटेड ही थे, यहाँ तो बहुत सारे सेक्शन नंबर याद रखने हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, पहले हाथ फोल्ड करके ध्यान से सुनो। अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, माना वहां पर एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है, माना दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रति लायबल है, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप चाहते हो कि इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, एनफोर्सेबल बाय लॉ इसको माना जाए, तो उसके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गुण होना बहुत जरूरी है, कुछ क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। वो क्वालिटीज बताई गई है अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 10 में बताया है कि कब हम एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। कब मानते हैं? जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट सच में कोर्ट के सामने लेकर जाने लायक है। अगर आपने सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस को कर दिया पूरा, कितनी जितनी लिखी हुई है उन सारी कंडीशंस को अगर पूरा कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वरना इसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे नहीं। जैसे कि तुमने पढ़ लिया ना, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ में किसको मानो कि ये एनफोर्सेबल है? तो उसके लिए उन्होंने कहा है सेक्शन 10 की कंडीशंस को करना पड़ेगा पूरा। हो गया? सेक्शन 10 की कंडीशंस पॉइंट्स में नहीं दी गई है, एक सेंटेंस में लिखी गई है। पहला पॉइंट, ये लोग कह रहे हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ, है? तो उसके पहले का भी तो पढ़ो, इफ पे क्यों अटक गए? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बोल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर यहाँ दी गई बातें पूरी हुई तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। कब मानेंगे? पहला, इफ दे आर मेड बाय, पहला पॉइंट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए होना चाहिए एग्रीमेंट। दूसरी कंडीशन, इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, दे आर मेड बाय ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द, अभी इन शब्दों का मीनिंग समझना पड़ेगा आगे जाकर, पर पहले ये पढ़ लो यहाँ से, ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। 6 कंडीशंस हैं जो बताई गई है अंडर सेक्शन 10। कितनी कंडीशंस हैं? 6। एक पॉइंट पर जाओ, पहले केवल पढ़ लो यहाँ से, क्योंकि डिटेल में नीचे वही सारी कंडीशंस आने वाली है। शुरू हो जाओ। सेक्शन 10 कहता है ऑल एग्रीमेंट, 6 पॉइंट्स उंगली पे गिन के बताओ। पहला पॉइंट था ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय free consent of the parties competent to contract for lawful consideration
consideration with lawful object and is not expressly declared void. Not expressly हो गया। अगर ये 6 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो सेक्शन 10 कहता है कि हमारी नजरों में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, सुन लो। पहला, एक तो इसको होना चाहिए एक एग्रीमेंट, होना चाहिए एक, अरे जल्दी जल्दी मुंह खोलो, होना चाहिए। दूसरा, जो पार्टीज यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करने आई है उनकी होनी चाहिए फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति से आप हाँ ले रहे थे तो उस व्यक्ति ने इस ऑफर के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस अपनी इच्छा से दी थी। आपके दबाव में, आपके प्रभाव में, आपकी धमकी की वजह से उसने हाँ किया नहीं होना चाहिए। ठीक है। फ्री कंसेंट का मतलब सामने वाले ने अपनी हाँ तो कह दी है, बट वो हाँ अगर उसने जबरन कही है तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब जब उसने हाँ किया था तो अपनी मर्जी से हाँ किया था, जबरन हाँ, जबरन हाँ। देखो एक बात बताओ, शर्मा जी का एक घर है, क्या है? बहुत सुंदर सा घर है। घर की कीमत केवल 2 करोड़ रुपए है, केवल 2 करोड़ रुपए है। इस गली का एक गुंडा है, कौन है? इसका ना इस घर के ऊपर नजर है काफी दिनों से। ये शर्मा जी के पास जाता है, उनको कहता है मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, 20 लाख रुपए मैं आपको इसके बदले में दूंगा। ऑफर किसने दिया? शर्मा जी ने बोला ठीक है, तो उनकी तरफ से आ गया है एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। और कंसिडरेशन भी देखो म्यूचुअल है। शर्मा जी देंगे अपना घर तो गुंडा उनको देगा 20 लाख रुपए। म्यूचुअल कंसिडरेशन भी हो गया है और रिश्ता भी यहाँ पर एक व्यक्ति है सेलर तो एक व्यक्ति है बायर, तो लीगल ऑब्लिगेशन भी है। कायदे से देखा जाए तो इसे कॉन्ट्रैक्ट मानना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कॉन्ट्रैक्ट है। लीगली देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। बराबर का कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं होता है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो चाहे तो गुंडा इसको एनफोर्स करवा सकता है, लेकिन जब ये गुंडा शर्मा जी के पास ऑफर लेकर आया था कि मैं 20 लाख में आपका घर खरीदना चाहता हूँ, तब ये क्रांकोरी चाकू भी अपने हाथ में लेकर आया था। शर्मा जी ने चाकू देखा और उन्होंने हाँ कर दिया। अभी तो हाँ कर दिया है, कोर्ट में जाकर अब शर्मा जी बोलते हैं कि इसने जबरन हाँ ली थी, तो कोर्ट अब यहाँ कह देगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें सेक्शन 10 की एक कमी है। कौन सी कमी? फ्री कंसेंट क्यों नहीं थी? तो शर्मा जी को बांध के थोड़ी ना रखा था, वो तो फ्री थे। चाकू दिखा करके हाँ ले रहे हो, इसका मतलब सामने वाले ने अपनी इच्छा से तो हाँ, उसने डर की वजह से हाँ किया था। हम इसको फ्री कंसेंट मानेंगे नहीं। और अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट भी मानेंगे नहीं। मानेंगे पक्का? फ्री कंसेंट में 5 चीजें हैं जो अगर नहीं है तो फ्री कंसेंट है, वरना इन 5 में से कोई एक एलिमेंट आ गया तो हम इसे फ्री कंसेंट मानेंगे नहीं। इसके ऊपर ज्यादा चर्चा अभी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि चैप्टर यूनिट 3 जो है ना वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाली होनी चाहिए पार्टीज, पर ये पार्टीज होनी चाहिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज होनी चाहिए। अब देखो एक काम करो, तुम्हारे नोट्स में जाओ, उसमें कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, देखो कहाँ है, पॉइंट नंबर बताओ। पॉइंट नंबर 8 में है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, है क्या? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज लिखा हुआ है नोट्स में पॉइंट नंबर 8 पर है। हाँ तो अब हाथ फोल्ड करो। आईसीए के अनुसार अगर कोई 2 लोग मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो इन पार्टीज को हम कॉम्पिटेंट मानेंगे केवल तब जब ये पार्टीज यहाँ दिए गए 3 क्वालिटीज को पूरा करें। अगर इन 3 में से एक भी मिसिंग हुआ तो हम इस पार्टी को कॉम्पिटेंट मानेंगे नहीं। अगर तो पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी कहलाएगा नहीं। कहलाएगा। पार्टीज में 3 गुण होना जरूरी है। पहला, एक तो वो माइनर
नहीं होना चाहिए। माइनर नहीं होना चाहिए मतलब हाइट कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 18 साल की एज से कम का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाएगा? नहीं। दूसरा, वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब हर साधारण मनुष्य को लगता है अनसाउंड माइंड मतलब पागल होता है, बट अनसाउंड माइंड का और भी मतलब है। कोई व्यक्ति अगर नशे में है तो भी अनसाउंड माइंड का है, कोई अगर दवाइयों के नशे में है तो भी अनसाउंड माइंड का है। पागल ही अनसाउंड माइंड के होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, एक तो उसको माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा उस वक्त वो अनसाउंड माइंड का, और तीसरा ऐसा कोई व्यक्ति जिसको किसी लॉ ने कह दिया है, इसने नहीं दूसरे लॉ ने, कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो आईसीए में भी कॉन्ट्रैक्ट कभी नाम सुना है इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट लोग तो अच्छे होते हैं। इंसॉल्वेंट तो वो होते हैं ना जिनके पास असेट्स बहुत ज्यादा है और लायबिलिटीज बहुत कम है। जिनके पास लायबिलिटीज और असेट्स, तो ये क्या अपना पैसा रीपे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इंसॉल्वेंट के लिए आईबीसी में लिखा हुआ है ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाएंगे नहीं। तो जो वहां कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता वो यहाँ पर भी केपेबल माना जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, तो पहली चीज तो ये होना चाहिए एग्रीमेंट, दूसरा इसमें होना चाहिए फ्री कंसेंट, तीसरा ये एग्रीमेंट भी उन लोगों ने किया होगा जो लोग केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉम्पिटेंट टू मतलब 3 क्वालिटीज तो कर ली अभी तक हमने सेक्शन 10 वाली। कितनी है टोटल? उसमें से कितनी हो गई है? पहला था एग्रीमेंट, सेक्शन 10 की 3 कंडीशंस में से पहला था एग्रीमेंट होना चाहिए। धीरे बोलो, इतनी जोर से नहीं बोलना, बाहर पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट था फ्री होना जरूरी है, मतलब आप धमकी देकर भी किसी की हाँ ले सकते हो। चाकू दिखाकर नहीं लेना, बंदूक दिखा दूं, किडनैप करने की धमकी दे दूं, ये सब कुछ होगा तो हम इसको फ्री कंसेंट मानेंगे। तीसरे पॉइंट था जो पार्टीज एंटर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में, वो लायक होनी चाहिए या लायक होनी चाहिए, बट लायक इनको तब मानते हैं जब 3 गुण हो। पहला माइनर चलेगा, नहीं चलेगा, मेजर तो नहीं होना चाहिए, तो माइनर तो अच्छा। दूसरा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। तीसरा इसको कहीं किसी लॉ में प्रोहिबिटेड, पक्की बात है तो सोच कर बताओ। राहुल है ना, वो 19 साल का है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? बट वो 19 साल का पगला है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर पक्का? वो 19 साल का साबुत है, दिमाग से पागल नहीं है, पर वो इंसॉल्वेंट है। अरे तो एक जगह पे क्यों नहीं रुकते हो? अच्छा, तो क्या एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता? मेजर कर सकता है, बट वो साउंड माइंड का भी मतलब क्या दोनों चीजें एक साथ चाहिए? मेजर भी चाहिए, साउंड माइंड का भी चाहिए, और कहीं और किसी लॉ में इसको प्रोहिबिट भी किया हुआ नहीं होना चाहिए। जो ये 3 कंडीशंस जो हमने अभी तक पढ़ी है सेक्शन 10 की, ये पूरी हो गई, हम मान लेंगे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक क्यों बोल रही हूँ मैं? और 3 कंडीशंस हैं। अगली कंडीशन पर जाओ, देखो उसी के नीचे लिखा हुआ मिलेगा। इतनी जल्दी? ठीक है, चलो सेक्शन 10 से हमको कल फिर से लेना पड़ेगा। हाँ, तो 3 तुमको कौन से कल याद रहेंगे? कैसे याद रहेंगे उसके लिए? ओए, मोबाइल रखो नीचे अभी। कैसे याद रख पाएंगे? वो जितना मैंने पहले पढ़ाया था वो कर पाओगे? वो फॉर्मूला वगैरह हाँ कर लेना, फिर गलत भी बोलोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है? सही बोलोगे पक्का? मुझे सारे फॉर्मूला इन डिटेल चाहिए। डेफिनेशन 3 पढ़ चुके हो, तीनों डेफिनेशन स्टेप्स पर चाहिए विद कॉमा।
उसका जब कॉमा कहाँ लगता है ना, तो डेफिनेशन बोलते समय वो भी बोलना है कॉमा। बोल पाओगे पक्का? इनफैक्ट इन्वर्टेड से ही स्टार्ट कर देना है। बोल पाओगे? ठीक है। और सेक्शन 10 पूरा याद करके आना है। सेक्शन 10 वो जो 3 लाइन पे लिखा हुआ है, मैं अंदर की डिटेल्स का नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 3 लाइन वाला कर पाओगे? ठीक है, खत्म। इसके आगे का हम लोग लेंगे अब कर। क्या हुआ? किसी ने मैडम बोला क्या? दोनों बंद हो गए क्या? मैं सोच रही हूँ कि करते हैं। इस पे हाथ रखो ना कोई। ये बंद कैसे हो गए? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इधर से लो।